हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है। जैसा कि हमने आपको मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स से स्टार्ट किया था और कई वीडियो हम दे भी चुके हैं और कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियो हमने डाले थे और उसको ज़रूर आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स काइनेमेटिक्स के पढ़ने से पहले ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियो देखे होंगे। जो बच्चों ने नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देख लेना है, क्योंकि उसके बिना आपको ये जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो आपके एनसीईआरटी में मेजरमेंट के बाद बच्चों देखते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन दिया गया है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। बच्चों उसी को आज पढ़ाएंगे और इसका कुछ पार्ट हमने आपको पढ़ा दिया था और आप देख सकते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के वीडियो हमारे देख सकते हैं। हम इसकी क्लास ले चुके हैं। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम लेंगे। बच्चों जब भी आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है तो पहले आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको समझना होगा। यानी हमने आपको बताया था दो स्टेट होती है ऑब्जेक्ट की, एक रेस्ट एक मोशन। हमने बताया था रेस्ट मीन्स किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट, यदि एक ही जगह कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है या कोई पर्सन खड़ा हुआ है तो कहेंगे उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट वो रेस्ट में है। और यदि किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट कोई बच्चों ऑब्जेक्ट खिसक रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो कहेंगे दैट ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ मोशन विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। समझ रहे हैं बच्चों? तो देखो हमारी जो स्टडी है स्ट्रेट लाइन में, इसके लिए मोशन बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोशन का मतलब एक ऑब्जेक्ट हो या कोई व्यक्ति हो, एक जगह से चलना शुरू करेगा, यानी एक पोजीशन से स्टार्ट करेगा मोशन, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पोजीशन। और चलते चलते एक जहां लास्ट में पहुंचेगा बच्चों वो क्या होती है? फाइनल पोजीशन। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए मोशन से रिलेशन देखो। मोशन में जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उनमें से बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बिना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप निकाले या जाने आप एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बच्चों नहीं निकाल सकते। कुछ देखेंगे 11th में नीट IIT में बच्चों क्वेश्चन आते हैं कि डिस्टेंस, किसी जर्नी में डिस्टेंस निकालना, किसी जर्नी में डिस्प्लेसमेंट निकालना, आते हैं बच्चों ये क्वेश्चन। तो आज हम लेंगे, जिन बच्चों का ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आज का वीडियो ज़रूर देखें कि आज हम लेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, देखिए व्हेन एवर ए ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जब कोई बच्चों ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट खिसकता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? डिस्टेंस भी एसोसिएटेड होता है और डिस्प्लेसमेंट भी एसोसिएट होता है। यानी डिस्टेंस भी तय करेगा और डिस्प्लेसमेंट भी तय करेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो डिस्टेंस बच्चों क्या है? देखिए डिस्टेंस को कहते हैं इट इज एक्चुअल पथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। ठीक है बच्चों, आप चाहे तो नोट कर सकते हो। यानी डिस्टेंस बच्चों क्या है? इट इज एक्चुअल पथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। यानी मोशन के दौरान बच्चों कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन जिस रास्ते से चलता है उस रास्ते की वास्तविक लंबाई जो होती है, एक्चुअल पथ लेंथ जो बच्चों होती है, वही डिस्टेंस होती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी होती है, डिस्टेंस होती है। समझ में आ गया? ठीक है। और जबकि
बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट देखिए इट इज मिनिमम या इसी को बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखिए बच्चों डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी डिस्टेंस है बच्चों। लेकिन कौन सी डिस्टेंस? इट इज मिनिमम डिस्टेंस यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आपने बताया इनिशियल पोजीशन क्या है बच्चों? जहाँ से हम चलते हैं, जिस जगह से चलना शुरू कर रहे हैं वो हमारी इनिशियल पोजीशन है, और जहाँ लास्ट में पहुँचते हैं बच्चों वो हमारी फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है, वो बच्चों डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। समझ रहे हैं? समझ में आया? और हमेशा याद रहे जैसे दो पॉइंट है बच्चों, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बच्चों क्या होगा? दोनों पॉइंट को सीधी मिलाने वाली लाइन की जो लेंथ होगी बच्चों वही तो होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ रहे हो कि नहीं? कोई भी दो पॉइंट है, एक इनिशियल पॉइंट एक फाइनल पॉइंट, तो सीधे मिला दो बच्चों स्ट्रेट लाइन बनेगी, और उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी बच्चों वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। अब तो क्लियर हो गया। तो देखो जिस रास्ते से चलते हैं उस रास्ते की वास्तविक लंबाई यानी एक्चुअल पथ लेंथ दैट इज डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट, और जहाँ से चलते हैं और जहाँ पहुँचते हैं दोनों पॉइंट को सीधे मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है वो बच्चों डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखो एक चीज़, कुछ चीज़ें ओरली बता दें, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं दोनों में। देखिए डिफरेंस आपको, क्योंकि 11 से हम फाउंडेशन यानी आपकी नीट और IIT दोनों की प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको बेसिक से कंसेप्ट क्लियर करना। बेसिक कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर फॉर आने वाले फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन के लिए बच्चों जो बेसिक कंसेप्ट है वो बहुत मायने रखता है। जैसे हम कहें व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चों एक चीज़ पक्का है कि डिस्टेंस, एक जगह से आप चलते हो एक जगह पहुंचते हो तो आप अलग अलग रास्ते से जाओगे बच्चों तो अलग अलग पथ लेंथ होगी, तो डिस्टेंस क्या हो सकते हैं? मोर देन वन वैल्यू हो सकते हैं। यानी एक ही जगह से दूसरी जगह जा रहे हो और दोनों इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों वही है और दोनों के बीच चलने का रास्ता अलग अलग होगा, तो अलग अलग रास्ते की अलग अलग लेंथ होगी, तो डिस्टेंस क्या होगी? डिफर होगी। यानी हमारा कहने का मतलब है कि डिस्टेंस दो पोजीशन के बीच में क्या हो सकती है? एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट विल बी सिंगल वैल्यू, क्योंकि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है बच्चों वो तो यूनिक है। यूनिक का मतलब है सिंगल वैल्यू है, तो उसकी तो एक ही वैल्यू होगी। इसलिए एक तो डिफरेंस ये हो सकता कि एक ही जगह से हमें एक जगह से जाना है दूसरी जगह पहुंचना है, यानी दोनों वही पोजीशन है और हमने अलग अलग रास्ता एडॉप्ट किया, अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं, तो हमारी डिस्टेंस बदल जाएगी लेकिन डिस्प्लेसमेंट वही रहेगी। पहला डिफरेंस ये। दूसरा बच्चों, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। देखिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लेकिन बच्चों हमें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी बताना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट की बच्चों डायरेक्शन होती है जहाँ से हम चलते हैं, इनिशियल पॉइंट
इनिशियल पोजीशन, और जहाँ लास्ट में पहुँचते हैं बच्चों वो फाइनल पोजीशन, यानी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। समझ रहे हैं? यानी डिस्प्लेसमेंट का जो टेल है वो इनिशियल पोजीशन है और जो हेड है बच्चों वो फाइनल पोजीशन है। ये समझ में आ गया? क्लियर है कि नहीं है बच्चों? तो इस तरह से ये है। और डिफरेंस है, एक डिफरेंस ये भी है बच्चों कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। आप चाहे तो लिख सकते हैं बच्चों डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव व्हाइल डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। यानी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, ठीक है? ये डिफरेंस है। एक और अनदर पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो बच्चों, जब आप एक जगह से चलना शुरू करें और आप चलते रहें, ठीक है, आप कंटिन्यू मोशन कर रहे हैं, तो कहा जाता है डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज विथ टाइम। टाइम के साथ डिस्टेंस हमेशा बढ़ती रहेगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट मे बी इंक्रीज या डिक्रीज और मे बी जीरो। यानी किसी भी मोशन में बच्चों डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो आपके ये बेसिक डिफरेंस है। बाकी दोनों में सिमिलरिटीज यही है कि दोनों एक डिस्टेंस है और दोनों की यूनिट मीटर, एसआई सिस्टम में मीटर होगी और सीजीएस में सेंटीमीटर। समझ में आया? दोनों का कॉमन क्या है बच्चों? दोनों का यूनिट डायमेंशन सेम होता है। दोनों लेंथ है तो दोनों का डायमेंशन एल होगा और यूनिट एसआई सिस्टम में मीटर होगा। ये बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, क्लियर है। अब देखो कुछ बच्चों एग्जाम्पल लेंगे। जैसे देखो होता क्या है, जैसे बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से चलना शुरू करता है और कुछ समय बाद दूसरे पॉइंट में पहुंचता है, ठीक है बच्चों? तो डिस्टेंस तो डिपेंड करेगा पथ ऑफ मोशन। बच्चों डिस्टेंस डिपेंड ऑन पथ ऑफ मोशन, पथ डिपेंडेंट होता है डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पथ इंडिपेंडेंट होता है। ये केवल पोजीशन डिपेंडेंट है। एक ये बेसिक डिफरेंस है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट इज पोजीशन डिपेंडेंट क्वांटिटी व्हाइल डिस्टेंस इज पथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे देखो बच्चों, जैसे ए है पोजीशन और फाइनल पोजीशन बी है। किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट को बच्चों ए से चलना है और बी पॉइंट पर पहुंचना है, तो देखो एक तो सीधा रास्ता, एक फर्स्ट रास्ता सीधा है, ठीक है? और बच्चों एक है ऐसा रास्ता हो सकता है, दूसरा रास्ता, ठीक है बच्चों? देखिए जब बच्चों ये ए से बी मोशन होती है, समझना, वेन एवर ए पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या पर्सन मूव फ्रॉम ए टू बी बाया फर्स्ट, यानी किस पथ से जाता है? बाया वन, यानी इस पथ से जाता है। यानी ये वन पथ क्या है? सीधा है, स्ट्रेट है। समझ रहे हैं? तो यहाँ बच्चों क्या होगा? यहाँ देखो डिस्टेंस इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के मॉड, डिस्प्लेसमेंट के मॉड, ठीक है? यानी जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट सीधे चलते हो, रेक्टिलिनियर पथ से चलते हो, स्ट्रेट पथ से चलते हो, तो आपका डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस होगा। और मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। अब देखो यदि आप ए से बी बायां टू दूसरे रास्ते से चलते हो, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट तो वही रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो आपका वही बन चुका है, ए और बी को मिलाने वाली सीधी लाइन की लेंथ, या दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और दो पॉइंट की
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बच्चों यूनिक होती है, यूनिक वैल्यू होती है, एक ही वैल्यू होती है। देखो जब आप बायां टू चलोगे यानी एक कर्व पथ से चलोगे तो बच्चों डिस्टेंस बढ़ जाएगी, डिस्टेंस पथ की लेंथ क्या हो जाएगी, पहले रास्ता की तुलना में दूसरे रास्ते की पथ की लंबाई ज़्यादा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो वही है जो पहले वाला है, पहले मोशन का है। समझ रहे बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिकम ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मॉड। समझ में आ गया? तो कंबाइंड वे में क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल या ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट का मॉड, डिस्प्लेसमेंट का मॉड ये कह सकते हैं, कह सकते हैं। ये कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है बच्चों कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रेशियो का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मॉड दैट विल बी इक्वल या ग्रेटर देन 1। ठीक है, और इसको ऐसे भी बच्चों लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का मॉड अपॉन डिस्टेंस, यानी पहले ऊपर किसको ले लिया, डिस्प्लेसमेंट का मॉड, ये होगा लेस देन 1, इक्वल या लेस देन 1। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके समझ में आ गया, यानी डिस्टेंस की वैल्यू नेवर बी लेस देन मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट के मॉड से डिस्टेंस की वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती। ये आपको याद रखना। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आ गए बच्चों? तो इस तरह से ये आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर है। ठीक है, अब देखो यहां ये चीज समझना बहुत जरूरी था बच्चों। अब इसके बाद होता क्या है, दो तरह की वेक्टर है बच्चों, दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी आपके काइनेमेटिक्स में पढ़ना है। अभी जनरल हम काइनेमेटिक्स ले रहे हैं। जैसे काइनेमेटिक्स की बच्चों जब भी बात करें हम तो वहाँ क्या होता है, 1D मोशन भी कवर करता है, 2D मोशन भी कवर करता है। आपके 2D मोशन में बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन है, और 3D भी कवर करता है। तो हमें काइनेमेटिक्स में बच्चों दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है, एक तो एवरेज और दूसरा इंस्टेंटेनियसली फिजिकल क्वांटिटी। समझ रहे हैं बच्चों? तो जैसे एवरेज आपको, हालांकि एक वीडियो में हमने बताया भी है, मान लो कुछ बच्चों को उस वीडियो में नहीं समझ में आया तो हम बता दें, दो तरह की क्वांटिटी है बच्चों। एक है एवरेज, एवरेज जैसे एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड, ठीक है, और एवरेज स्पीड किसके इक्वल है, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी एवरेज स्पीड दैट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड टोटल टाइम। ठीक है, इसको सिंपली ऐसे भी लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, मान लो टी टाइम में कोई ऑब्जेक्ट टोटल डी डिस्टेंस कवर करता है, तो डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कवर दैट डिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू एवरेज स्पीड। अब बच्चों एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी वैसे तो ये है, ऐसे डिनोट करते हैं, क्योंकि भाई एरो नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब है एवरेज वेलोसिटी का क्या है, ये मॉड है। एवरेज वेलोसिटी का मॉड क्या होगा, आप बिना एरो के लिखते हैं, तो ये किसके इक्वल है, एवरेज वेलोसिटी बच्चों जैसे एरो लगा दें तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम। समझ रहे हैं? यानी किसी जर्नी में टोटल डिस्प्लेसमेंट में, यानी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन कोई बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, मूव कर रही है,
तो उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया डिवाइडेड टोटल टाइम टेकन, दैट विल गिव अस एवरेज वेलोसिटी। समझ रहे हैं? देखिए बच्चों, एवरेज क्वांटिटी किसी टाइम इंटरवल में निकाला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ हम ले, पहले ये मैथमेटिकली लिख दें d अपॉन t। देखिए बच्चों, जब किसी अल्फ़ाबेट लेटर में ऊपर एरो लगा दे तो वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों, एवरेज वेलोसिटी किसका रेशियो है? ये रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड टोटल टाइम, यानी टी टाइम में हाउ मच डिस्प्लेसमेंट कवर बाय ऑब्जेक्ट, डी वेक्टर। ठीक है, और डी वेक्टर अपॉन टी, दैट विल बी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि ये वेक्टर है। ठीक है बच्चों, लेकिन यदि हम ऐसे लिख दें, देखिए बच्चों, ये लिखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों क्या है? जैसे इसका हम ये लिख दें तो देखिए, ये एवरेज वेलोसिटी का मॉड बच्चों, एवरेज वेलोसिटी का मॉड जो टोटल डिस्प्लेसमेंट का मॉड, और टोटल डिस्प्लेसमेंट बच्चों का मॉड, टोटल डिस्प्लेसमेंट का मॉड क्या होगा बच्चों? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। हमने अभी यही बताए हैं, आज के ही वीडियो में बताए ना, कि एक पॉइंट से खिसक कर दूसरे पॉइंट ऑब्जेक्ट पहुंचता है, तो दोनों पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो मिनिमम डिस्टेंस है, दैट विल बी मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, और उसमें टोटल टाइम का डिवाइड कर देंगे, दैट गिव अस मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मॉड आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आ गया? ये देखो बच्चों, जैसे हम इसमें भी अभी वही चीज़ अप्लाई होगी, जैसे हमने अभी अभी लिया है कि यहाँ जैसे डिस्टेंस बच्चों, डिस्टेंस थोड़ा यहाँ स्पेस लेते हुए, जैसे अभी अभी हमने लिया डिस्टेंस, क्या होता है? इक्वल या ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट का मॉड, अभी अभी लिखे हैं, यानी डिस्टेंस इक्वल या ग्रेटर देन मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी सेम टाइम में एक डिस्टेंस है और सेम टाइम में डिस्प्लेसमेंट है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट बच्चों एक पोजीशन से खिसकता है और दूसरे पोजीशन में पहुंचता है, ठीक है, समझ रहे हैं? व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो उस ऑब्जेक्ट द्वारा बच्चों डिस्टेंस भी बनेगा, कवर करेगा, और डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगा। तो दोनों में क्या रिलेशन है बच्चों? डिस्टेंस यह तो इक्वल होगा, अभी अभी बताए इक्वल कब होगा? जब वो सीधे ए पॉइंट से बी पॉइंट सीधे स्ट्रेट पथ में जा रहा है, तो दोनों सेम होंगे। अदरवाइज वो स्ट्रेट लाइन सीधे नहीं जाता, स्ट्रेट लाइन मोशन में नहीं जाता, कर्व में जाता है, तो डिस्टेंस ग्रेटर देन मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। वही समय में जर्नी है, ठीक है, सेम टाइम में डिस्टेंस कवर हो रहा है और सेम टाइम में डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। यदि इसमें टोटल टाइम का डिवाइड कर दें बच्चों, देखो दोनों तरफ टोटल टाइम जो लिया उसने ऑब्जेक्ट ने ए से बी तक पहुंचने में, दैट इज टी, मान लो टी मान लिया, ठीक है। तो ये अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम किसकी डिफिनीशन है? एवरेज स्पीड। क्या है ये बच्चों? एवरेज स्पीड, दैट इज एवरेज स्पीड। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? एवरेज स्पीड इक्वल या ग्रेटर देन किसके बच्चों? मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। समझ रहे हैं कि नहीं? यानी ये रिलेशन आपका वैलिड है, यानी दिस रिलेशन इज सेटिस्फाई, मस्ट बी सेटिस्फाई फॉर ए मोशन, क्योंकि एवरेज स्पीड इक्वल या ग्रेटर देन मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, यानी एवरेज वेलोसिटी का मॉड क्या होता है? एवरेज स्पीड से ये तो इक्वल होता है या लेस देन होता है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये रिलेशन है।
इक्वल कब होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, सीधे मूव करेगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अमाउंट दोनों इक्वल होंगे। तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है बच्चों, इसलिए एवरेज स्पीड आल्सो पॉजिटिव। आपका एवरेज स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जबकि एक एवरेज वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, जीरो नेगेटिव। समझ में आ गया कि नहीं? ये भी आपको कंसेप्ट याद रखना है। दोनों एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस पूछा जाए तो पहले यही कह सकते हैं, एवरेज स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, एवरेज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। समझ रहे हैं? सेकेंड पॉइंट, एवरेज स्पीड नेवर बी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ऑलवेज या तो इक्वल होगी या ग्रेटर होगी। समझ में आ गया? थर्ड पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि बच्चों एवरेज स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए एवरेज स्पीड और टाइम ग्राफ, बच्चों जब स्पीड और टाइम ग्राफ जहाँ भी आपको मिलेगा तो ऑलवेज एबव टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के हमेशा ऊपर रहता है। समझ रहे हैं? जबकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है, एबव भी हो सकता है, बिलो यानी नीचे भी हो सकता है। ये कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। समझ में आ गया ये? तो ये आपका डिफिनीशन किसकी है? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, अभी आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम एक वीडियो में हम सारे फिजिकल क्वांटिटी जो एवरेज है उनको डिफाइन कर दे रहे हैं, फिर हम इनका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा देंगे। समझ में आ जाएगा? न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा देंगे, इस फार्मूला को यूज करेंगे कुछ क्वेश्चन में, तो आपको फार्मूला यूज करने का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब देखो, एक एवरेज एक्सेलेरेशन होता है, इसके भी नीट और आईआईटी में क्वेश्चन आए हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। हम यहाँ एवरेज क्वांटिटी अभी बता रहे हैं। देखिए बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको हम एक्सेलरेशन को किस लेटर से जनरली डिनोट करते हैं? ए से, स्मॉल ए से। समझ रहे हैं? और यहाँ एवरेज लिख देंगे, तो एवरेज क्योंकि इट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी बच्चों क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज बच्चों चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड टाइम इंटरवल। जैसे आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ये और t2 माइनस t1, यानी जैसे व्हेन ए ऑब्जेक्ट t1 टाइम में वेलोसिटी क्या थी? v1 वेक्टर, और t2 सेकेंड में, t2 इंस्टेंट में वेलोसिटी v1 से चेंज होकर v2 हो जाए, तो बच्चों चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर होता है? तो वैसे भी जनरली आपको हम कई वीडियो में बताए हैं कि चेंज इन वेक्टर, जब कभी चेंज इन वेक्टर लिखना हो बच्चों तो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर लिखो। समझ रहे हैं? कभी इनिशियल माइनस फाइनल मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन किसका रेशियो है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड टाइम इंटरवल। जैसे चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी ये वेलोसिटी किस टाइम इंटरवल में चेंज हो रही है? तो कहेंगे t1 पर वेलोसिटी v1 थी, t2 पर v2 हो गई, तो कितने टाइम में चेंज हुई? t2 माइनस t1। क्लियर है कि नहीं? ये समझ में आ गया? अब देखो एक चीज, अभी हम देखिए बच्चों इसका न्यूमेरिकल पोर्शन
अभी हम इसको डिफाइन कर देते। जब तक वेक्टर चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, जब तक इसका न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है वो हम नहीं लगवाएंगे। तो अभी इसको डिफाइन कर दिए हैं, आपको चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, और जब वेक्टर चैप्टर हो जाएगा तो इसका न्यूमेरिकल पोर्शन हम अलग वीडियो में करवाएंगे। ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये एवरेज था। इसके बाद दूसरी जो क्वांटिटी होती है वो होती है इनस्टेनियस क्वांटिटी। जैसे ये होता है इनस्टेनियस वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, इसको हम V से डिनोट करते हैं। ठीक है। इन किसी इंस्टेंट पर जो वेक्टर होता है वो इनस्टेनियसली वेक्टर कहलाता है बच्चों। चाहे अभी तक एवरेज वर्ड जो आगे लगाते थे, अब इनस्टेनियस वेलोसिटी, ये किसके इक्वल होगा बच्चों? ये होगा, देखो क्लियर है, DRT। R क्या है बच्चों? पोजीशन वेक्टर है। ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। हमने आपको कहा था पोजीशन मतलब एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पर रहेगा, एक जगह रहेगा, तो उसकी एक पोजीशन होगी। और बच्चों जब पोजीशन चेंज होगा तो वेलोसिटी आएगी। तो यहाँ पोजीशन का फर्स्ट डेरिवेटिव, कैलकुलस में इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू t, दैट विल बी इक्वल टू इनस्टेनियसली वेलोसिटी। आप पोजीशन वेक्टर का बच्चों एक बार डिफ्रेंशिएट कर दोगे, अवकलन कर दोगे, किसके रेस्पेक्ट? t के रेस्पेक्ट, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है। अब इसके बाद है बच्चों इनस्टेनियसली एक्सेलेरेशन। ठीक है। इसको हम A से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? A से डिनोट करेंगे, इनस्टेनियसली एक्सेलेरेशन। ठीक है। इसको किससे डिनोट करेंगे? A से। और ये बच्चों किसके इक्वल होता है? ये होता है ये, या ये होता है, हम इनस्टेनियसली एक्सेलेरेशन को या तो वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, या तो हम वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएट कर दें t के रेस्पेक्ट, तो dv/dt आएगा। और dv/dt किसके बराबर है? इनस्टेनियसली एक्सेलेरेशन बच्चों। ठीक है। या फिर पोजीशन वेक्टर का सक्सेसफुली लगातार दो बार डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलेरेशन बन जाएगा, सीधा सीधा है। तो बच्चों जो डिफरेंशिएशन से एक फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जो होता है वो इनस्टेनियसली क्वांटिटी बनाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जैसे हम यहाँ कहें, कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे इसका कभी कभी डिफिनीशन हो जाता है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, आप बच्चों नोट कर सकते हैं, 0। मैथ पे पढ़ेंगे ये। ठीक है बच्चों। एवरेज क्वांटिटी है, जैसे ये एवरेज एक्सेलेरेशन है। जब डेल्टा t टेंड टू 0, यानी डेल्टा t क्या है? एक टाइम इंटरवल है, और जब बहुत छोटा होता जाए तो कोई क्या बन जाएगा? एक पॉइंट बन जाएगा। तो जब एक पॉइंट का मतलब एक इंस्टेंट बन जाएगा, एक क्षण बन जाएगा। और जब इस क्षण पर कोई, इस क्षण पर जो वेलोसिटी का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट जो होगा वो इनस्टेनियसली एक्सेलेरेशन बन जाएगा। इसी तरह यहाँ बच्चों लिख सकते हैं, देखो इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिट डेल्टा t टेंड टू 0 और डेल्टा r, यानी डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। ये बच्चों एवरेज वेलोसिटी है, क्योंकि हमने कहा एवरेज वेलोसिटी किसी टाइम इंटरवल की होती है, और वही टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता जाए, यानी 10 to 0 वेरी स्मॉलर वैल्यू हो जाए बच्चों, तो वो एक पॉइंट वैल्यू होगी। पॉइंट वैल्यू का मतलब किसी एक इंस्टेंट, किसी एक क्षण की वैल्यू, वही क्या बन जाएगा? इनस्टेनियसली क्वांटिटी बन जाएगी।
जैसे ये एवरेज वेलोसिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी। एवरेज एक्सेलरेशन, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ये क्या है बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन। ये डेल्टा टी 10 to 0 हो गया, तो ये एवरेज जो एक्सेलरेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इंस्टेंटेनियसली एक्सेलरेशन। समझ में आया, ये आपको क्लियर हो रहा है। तो ये बच्चों हमने आपको डिफाइन किया कि देखिए दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी आपको काइनेमेटिक्स में पढ़ना है बच्चों। ये आपका 11th का जो पार्ट रहेगा पूरा टॉपिक काइनेमेटिक्स है। देखो पहला एनसीईआरटी में मेजरमेंट का है, यूनिट है, डायमेंशन है, एरर है, मेजरमेंट है, पूरा है। फिर आपको लिखा हुआ है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये भी काइनेमेटिक्स का पार्ट है। जो अगला टॉपिक है वो है क्या है, मोशन, 2D मोशन, मोशन इन ए प्लेन, तो 2D मोशन है जिसमें वेक्टर भी आ जाए। तो ये पूरा पार्ट बच्चों किस में आता है, इसको कहते हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में दो तरह के वेक्टर आपको स्टडी करना है। एक है एवरेज वेक्टर, जैसे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन आज हमने डिफाइन किया, और दूसरे होते हैं बच्चों किसी इंस्टेंट पर, और दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियसली वेक्टर, उसको भी हमने लिखवा दिया। समझ में आ गया, क्लियर हुआ ये। तो ये इस तरह से ये पार्ट आपको समझ लेना है। और इसका न्यूमेरिकल पोर्शन बच्चों हम तभी कराएंगे जब वेक्टर, हम आपको वेक्टर क्लियर करा दे रहे हैं, और वेक्टर क्लियर हो जाएगा तो ये न्यूमेरिकल इसके हम करवाएंगे, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, वेक्टर क्लियर, आपका डिफिनीशन क्लियर, तो दोनों को मिलाकर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है।